आज हम बी सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी के पेपर ह्यूमन जियोग्राफी के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ से यकीन दिलाता हूँ, आपको यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 100% स्कोर कर पाएंगे। बस आपको 2 वीडियो और देख लेनी है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ये वीडियो मुख्य रूप से गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, CCSU, MJPRU, माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट के लिए है। आपका एक भी एमसीक्यूज मिस नहीं होगा। PDF के लिए टेलीग्राम पर मैसेज कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रत्येक एमसीक्यूज को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपके यहाँ से ज़्यादा एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। बस ध्यान से पूरी क्लास देखिए और पेपर में 100% स्कोर करके आइए। पहला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक माना जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, नाम याद रखना, एंथ्रोपोजियोग्राफी। इस विषय के आधार पर इन्हें मानव भूगोल का जनक माना जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये इस साल हर यूनिवर्सिटीज में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। पुराणों में वर्णित ब्रह्मांड और पृथ्वी के विस्तृत भौगोलिक वर्णन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भुवन कोश के नाम से जाना जाता है। हिंदी पुराणों में भुवन कोश वह खंड है जिसमें पृथ्वी, महाद्वीपों, पर्वतों, नदियों और ब्रह्मांडों का विस्तृत वर्णन या उल्लेख मिलता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल हर यूनिवर्सिटीज में ये रिपीट हुआ है। तीसरा प्रश्न हमारा दिया हुआ है, प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक कौन है? अभी मैंने आपको बताया फ्रेडरिक रेडजेल है और यही आधुनिक मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, याद जरूर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, आर्ककुंडे के लेखक कौन है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर। आर्ककुंडे के लेखक हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय पौराणिक भूगोल के अनुसार भारतवर्ष निम्नलिखित में से किस द्वीप में स्थित था? इसका सही आंसर सभी को पता होगा, जम्बू द्वीप में स्थित था। और यहाँ से ये भी याद रखना, पौराणिक भूगोल के अनुसार पृथ्वी कितने भागों में विभाजित थी? तो 7 मुख्य द्वीपों में विभाजित थी, जिनमें जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में भारतवर्ष स्थित था। बी ऑप्शन इसका हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ये इस साल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मानव भूगोल को मानव समाजों और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रेडजेल ने परिभाषित किया है। रेडजेल ने मानव भूगोल की यह शास्त्रीय परिभाषा दी थी, जिसमें उन्होंने प्रकृति और मानव के बीच संश्लेषित अध्ययन पर जोर दिया था। याद रखना, रेडजेल इसका हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा H वेरोज ने परिभाषित किया है। और कब किया था? तो 1923 में किया था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मानव परिस्थितिकी कहा है भूगोल को, याद रखना, जिसका अर्थ है मनुष्य और उसकी प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, कौन संभववाद की अवधारणा का सबसे प्रबल समर्थक है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा विदाल डी लाब्लास संभववाद की अवधारणा के प्रमुख समर्थक थे। याद रखना, एक भी एमसीक्यू मिस मत करना, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। आपको यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं और से एक भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, नवनियतिवाद की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर के द्वारा नवनियतिवाद की क्या की गई थी? अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। इन्होंने रुको और जाओ भी कहा था। रुको और जाओ नियतिवाद को किस नाम से जाना जाता है? तो नवनियतिवाद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है ये हमारा, मनुष्य पृथ्वी की धरातल की उपज है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये कथन कहा था रेडजेल ने, ये कथन कहा था और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मूल रूप से यह रेडजेल के शिष्य एलन चर्चिल सैंपल का कथन है, लेकिन हमारा दिए हुए ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? रेडजेल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, प्रकृति कभी भी एक सलाहकार से अधिक नहीं है। यह कथन किस भौगोलिक विचारधारा का मूल दर्शन है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यह संभववाद विचारधारा का प्रमुख कथन या मूल दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, कौन सा विद्वान नियतिवाद का समर्थक नहीं है? निम्न में से कौन सा विद्वान? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा विदाल डी लाब्लास नियतिवाद के समर्थक नहीं है। रेडजेल, हंटिंगटन और सैंपल ये नियतिवाद के समर्थक हैं। मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था विदाल डी लाब्लास संभववाद के प्रमुख समर्थक थे, तो याद रखना किसके हैं? संभववाद के प्रमुख समर्थक हैं लाब्लास। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है,
नवनियतिवाद किसके बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा नियतिवाद और संभववाद के बीच संतुलन बनाने का प्रयास नवनियतिवाद करता है। यह विचारधारा मानती है कि ना तो प्रकृति पूरी तरह हावी और ना ही मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र है। देखिए, प्रकृति पूरी तरह हावी है, यह नियतिवाद का कहना था, और मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र है, यह संभववाद का कहना था। लेकिन इसके बीच संतुलन का स्थापन किसने किया था? तो नवनियतिवाद ने किया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, किसने सांस्कृतिक भूदृश्य की अवधारणा पर बहुत जोर दिया और पर्यावरणीय निश्चयवाद को चुनौती दी? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल सावर ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल ये भी बहुत रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, फिर संभववाद की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा स्पैट के द्वारा फिर संभववाद की अवधारणा दी थी, जो मानती थी कुछ भौगोलिक विकल्प अन्य विकल्पों की तुलना में अधिक संभावित होते हैं। कौन सी अवधारणा? तो प्रसंभववाद की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, शिक्षित कुशल और पेशेवर लोगों का एक देश से दूसरे देश में प्रवासन क्या कहलाता है? प्रवासन क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं? ब्रेन ड्रेन कहते हैं। जब डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक जैसे होनहार लोग बेहतर अवसरों के लिए अपना देश छोड़कर विदेश चले जाते हैं तो उसे प्रतिभा पलायन या ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो याद रखना, ये बी ऑप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, वह स्थिति जिसमें लोगों की जनसंख्या पर्यावरण की वहन क्षमता से अधिक हो जाती है क्या कहलाती है? तो वह स्थिति अधिक जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। बी ऑप्शन के हिसाब से सही है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये हमारा, और ये हर यूनिवर्सिटीज में इस साल आया है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा थॉम्पसन के द्वारा से यह प्रतिपादित या तैयार किया गया था। वॉरेन थॉम्पसन इनका पूरा नाम था। सन 1929 में इन्होंने क्या किया था? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, विश्व की कुल जनसंख्या का अधिकांश भाग किस अक्षांशीय क्षेत्र में रहता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 20 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर में रहता है। उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अनुकूल जलवायु और उपजाऊ मैदान होने के कारण दुनिया की सबसे अधिक आबादी यहीं रहती है, 20 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ तक यानी उत्तर तक। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया कि जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है जबकि खाद्य आपूर्ति केवल अंकगणितीय दर से बढ़ती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में आएगा ही आएगा, लिख कर ले लीजिए। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये कहा था टी.आर. माल्थस ने कहा था 1798 में। याद रखना कब? 1798 में थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने यह चेतावनी दी थी, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है जो कि किसी ज्यामितीय दर से बढ़ती है जबकि पूर्ति केवल अंकगणितीय दर से बढ़ता है। ज्यामितीय दर का मतलब है कि यदि पहले जनसंख्या 2 थी तो फिर 4 होगी, फिर 8 होगी, फिर 16 होगी, इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन जो खाद्य आपूर्ति, जैसे पहले 1 अन्न उगता था तो अब 2 अन्न उगेगा, उसके बाद 3, उसके बाद 4, इस प्रकार से अन्न उगेगा। तो इन्होंने यह सिद्धांत दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, आना ही आना है आपके पेपर में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 है, अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नदी, घाटी एवं मैदानी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जापान का टोक्यो सर्वाधिक जनसंख्या और घनी आबादी वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या नहीं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? तो इसका हमारा ऑप्शन के हिसाब से जो सही आंसर है वह वेटिकन सिटी है। रोम में है, इटली के अंदर स्थित है वेटिकन सिटी, याद रखना। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से यह दुनिया का सबसे छोटा और कम आबादी वाला देश है। इसका जो जनसंख्या है लगभग 800 जनसंख्या पाई गई है, याद रखना, इटली की। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सही आंसर हमारा इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया गया है। और अब हमारी जनसंख्या फिर हो गई, उसका नया डाटा आ जाएगा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है? सही आंसर हो जाएगा 60% आबादी। चीन और भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के कारण विश्व की लगभग 60% आबादी केवल एशिया महाद्वीप में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, पुश और पुल सिद्धांत किससे संबंधित है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो यह प्रवसन सिद्धांत से संबंधित है। यह प्रवसन से संबंधित, प्रवसन में पुश यानी पुश कारक लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर करते हैं
और पुरकालक नई जगह खींचते हैं जैसे रोजगार। तो ये प्रवसन से संबंधित है, पुश और पुल सिद्धांत याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गोवा है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, किस क्षेत्र के मकानों की छतें अत्यधिक ढालदार बनाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र की छतें ढालदार बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, सबसे छोटे आकार की सघन बस्तियों को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा पूर्वा कहा जाता है सबसे छोटे आकार की सघन बस्तियों को। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, 10 लाख से अधिक आबादी वाली बस्तियों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा महानगर कहा जाता है। जिस शहर केंद्रीय जनसंख्या 1 मिलियन 10 लाख को पार कहा जाती है उसे क्या कहते हैं? महानगर, मेट्रोपोलिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, भारत में प्रकीर्ण या एकांकी बस्तियां सबसे अधिक कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, किस केंद्रीय जल निकाय के चारों ओर स्वाभाविक रूप से किस प्रकार का ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप विकसित होता है? तो केंद्रीय जल के निकाय के चारों ओर किस प्रकार का? तो वृत्ताकार प्रकार का होता है। जल जब गांव के लोग पानी के स्रोत, तालाब या झील के चारों तरफ गोलाई में अपने घर बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वृत्ताकार बस्तियां कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, शहरी भूमि उपयोग और बस्ती संरचना का संकेंद्रीय वलय सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्गेस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था? तो 1925 में यह सिद्धांत दिया गया था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, एक ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं जिससे आयताकार ब्लॉक बनते हैं क्या कहलाता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ग्रिड प्रतिरूप कहलाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या मिलता है? हमारा जो पुरानी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता में यही ग्रिड प्रतिरूप देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, कई कस्बों और शहरों के विलय से बने निरंतर व्यापक शहरी क्षेत्रों का वर्णन करने वाला सन्नगर शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? सीधे सीधे याद रखना, सन्नगर शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यार पैट्रिक गैडेस के द्वारा गढ़ा गया था। और कब? 1915 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, कौन मानवीय बस्तियों का प्रतिरूप नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी। बस्तियां रेखाकार, वृत्ताकार और ग्रिडकार में होती है। ज्वालामुखी एक भौगोलिक या प्राकृतिक संरचना है, ये क्या है? बस्ती के प्रतिरूप नहीं है, आप सभी को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है हमारा, स्थानांतरित कृषि को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मिल्पा के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तर पूर्व भारत में स्थानांतरित कृषि को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झूम की खेती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, निम्न में कौन सा प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बैंकिंग प्राथमिक व्यवसाय नहीं है, याद रखना। कृषि, खनन और मत्स्य पालन प्राथमिक व्यवसाय है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, किस कटिबंध में मछली पकड़ने का कार्य सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध में मछली पकड़ने का कार्य सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, शीतोष्ण पास स्थल पंपास कहाँ अवस्थित है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास स्थल पंपास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, आदिम निर्वाह कृषि प्रथा जिसे रोका के नाम से जाना जाता है किस देश से संबंधित है? तो रोका निर्वाह कृषि प्रथा या आदिम निर्वाह कृषि प्रथा किस देश से संबंधित है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्राजील से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, विश्व प्रसिद्ध वाणिज्यिक मत्स्य पालन क्षेत्र जिन्हें ग्रैंड बैंक्स के नाम से जाना जाता है किस देश के तट के निकट स्थित है? सही आंसर हो जाएगा कनाडा के तट पर स्थित है। वाणिज्यिक मत्स्य पालन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड बैंक्स के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है, यूरेशिया के टुंड्रा क्षेत्रों में खानाबदोश पशुपालक मांस, दूध और परिवहन के लिए किस जानवर को पालते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये रेनिडियर जानवर को पालते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, समय के साथ सांस्कृतिक विशेषताओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसे सांस्कृतिक विसरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, ग्रिफिथ टेलर के मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के अनुसार सबसे पुरानी प्रजाति किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा निग्रोटा को सबसे पुरानी प्रजाति माना जाता है ग्रिफिथ टेलर के अनुसार। वेरी 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 रिपीटेड MCQ जी, याद कर जरूर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, कौन मानव प्रजाति के वर्गीकरण में प्रयुक्त नहीं होता है? तो भाषा मानव प्रजाति के वर्गीकरण में प्रयुक्त नहीं होती,
त्वचा का रंग, बालों की बनावट और सिर की बनावट मानव प्रजाति के वर्गीकरण में प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, भारत के किस भाग में द्रविड़ियन प्रजाति संकेंद्रित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में द्रविड़ियन प्रजाति सम्मिलित है, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम मुख्य रूप से भाषा बोलने वाले लोग संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, विश्व में किस धर्म के अनुयायी सर्वाधिक हैं? वेरी 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 रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ। तो ईसाई धर्म क्या है? डी ऑप्शन सही आंसर, विश्व में सबसे अधिक इसी के अनुयायी है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है, किस क्षेत्र में अवधी भाषा बोली जाती है? तो अवध क्षेत्र में अवधी भाषा बोली जाती है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 53 इस साल का मोस्ट वायरल क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एक सरलीकृत भाषा जो दो या दो से अधिक समूहों के बीच संचार के साधन के रूप में विकसित होती है और जिनकी कोई सामान्य भाषा नहीं होती है, क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पिजन भाषा कहलाती है। ऐसी भाषा जो दो या दो से अधिक समूहों के बीच संचार के रूप में विकसित तो होती है लेकिन कोई सामान्य भाषा नहीं होती, ये पिजन भाषा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है हमारा, एस्किमो लोग परंपरागत रूप से किस प्रकार की जलवायु में रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवीय में। एस्किमो यानी उत्तरी अमेरिका, कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड के अत्यधिक ठंडे अर्कटिक या ध्रुवीय टुंड्रा क्षेत्रों में रहते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, बुशमैन जनजातियां मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? सही आंसर हो जाएगा कलहारी मरुस्थल में पाई जाती हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, कौन भूमध्य रेखीय वनों के कांगो बेसिन में रहते हैं? सही आंसर हो जाएगा पिग्मी भूमध्य रेखीय के वनों के कांगो बेसिन में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है, मध्य एशिया में रहने वाले प्रमुख आदिम कौन है? सही आंसर हो जाएगा प्रमुख आदिम या किर्गिज हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, बुशमैन लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो बुशमैन लोगों का प्रमुख व्यवसाय शिकार एवं संग्रहण है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, तो गद्दी जनजाति ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 60 है, सेमांग जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहती है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मलेशिया के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहती है सेमांग जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हमारा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, बुशमैन जनजाति शिकार के लिए किस पारंपरिक हथियार का उपयोग करने के लिए प्रसिद्ध है? वेरी 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 रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा विशाल तीर कमान का प्रयोग करते हैं बुशमैन जनजाति शिकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, लकड़ी के फ्रेम पर पशु की खाल से बनी कायाक का उपयोग निम्नलिखित में कौन शिकार के लिए करता है? सही आंसर हो जाएगा एस्किमो लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है, बिलो पाइप किस जनजाति का प्राथमिक और अत्यधिक विशिष्ट शिकार हथियार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनका विशिष्ट हथियार क्या है? सेमांग है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 64 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कराल किस जनजाति की विशेषता है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मसाई जनजाति की विशेषता कराल है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है, गद्दी जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? वेरी 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 रिपीटेड क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, विशेषकर चंबा और कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश की पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सा आदिवासी समूह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा थारू आदिवासी। क्वेश्चन नंबर 67 दिया हुआ है, नागा जनजातियां मुख्य रूप से भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व भारत में केंद्रित हैं। क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है, गोंड जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या में निवास करती है? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस जनजाति द्वारा सोहराई और ब्याह त्योहार का उत्साह पूर्वक मनाया जाता है? तो संथाल जनजाति में सोहराई और ब्याह त्योहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है, भारत की कौन सी जनजाति मुख्य रूप से उप हिमालयी तराई क्षेत्र में केंद्रित हैं? सही आंसर हो जाएगा थारू। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है, घूमर एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है, ये याद रखना। राजघरानों द्वारा अपनाए जाने से पहले इसका ऐतिहासिक उत्पत्ति किस भारतीय जनजाति से जुड़ी है? तो घूमर जो प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है यह भारत की भील जनजाति से जुड़ी हुई है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है, गद्दी जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? सही आंसर हो जाएगा पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है, संथाल लोग मुख्यतः कौन सी भाषा बोलते हैं? तो संथाल लोग मुख्यतः संथाली भाषा बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 74 दिया हुआ है, थारू जनजाति के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या है? थारू जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है, पृथ्वी की सतह के उस हिस्से को क्या कहते हैं जहां मानव आबादी स्थायी रूप से निवास करती है? तो उस क्षेत्र को स्थल मंडल कहते हैं। इसका हमारा डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। भूगोल की भाषा में से एक्यूमेन कहा जाता है। याद रखना, स्थल मंडल को क्या कहा जाता है? भूगोल की भाषा में एक्यूमेन, या वह आबादी जहां मानव आबादी क्षेत्र स्थायी रूप से निवास करती है उस हिस्से को क्या कहते हैं? स्थल मंडल, या याद रखना एक्यूमेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, मानव भूगोल का अध्ययन किससे संबंधित है? तो मानव और उसके पर्यावरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77 दिया हुआ है, मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो मानव भूगोल शाखा में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है, नियतिवाद के प्रमुख समर्थक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल नियतिवाद के प्रमुख समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 79 दिया हुआ है, संभववाद की अवधारणा किस देश के भूगोलवेत्ताओं से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं से संबंधित, जिसमें मुख्य रूप से ला डी ब्लास, मैंने आपको बताया था, जीन ब्रून्स और लूसियन फेब्रे शामिल है संभववाद में। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है, रुक और जाओ नियतिवाद का दूसरा नाम क्या? मैंने आपको शुरू में बताया था एक क्वेश्चन में, रुक और जाओ नियतिवाद नवनियतिवाद से संबंधित है या इसका दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या घनत्व ज्ञात होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, जनसंख्या का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा जनांकीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है, भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। भारत में पहली 10 की जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुई थी और तब से हर 10 साल में यह की जाती है, और इस बार कोरोना की वजह से यह कितने 15 साल के बाद हो रही है। क्वेश्चन नंबर 84 है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ये मैंने आपको प्रश्न नंबर 26 या 27 में बताया था। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक कौन से हैं? तो जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो उसको नगरीय प्रवास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 दिया हुआ है, किसी देश से दूसरे देश में लोगों को जाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं उत्प्रवासन कहते हैं। बी ऑप्शन इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है, बस्तियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा में किया जाता है? तो बस्तियों का जो अध्ययन भूगोल के अधिवास भूगोल शाखा में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ, सड़क के किनारे विकसित होने वाली बस्तियों को क्या कहा जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रेखीय बस्ती सड़क के किनारे विकसित होने वाली बस्ती को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जिसकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी 2011 की जनगणना के अनुसार। 2026 का डाटा भी जल्दी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, शहरीकरण का क्या अर्थ है? सही आंसर हो जाएगी नगरों की संख्या एवं जनसंख्या में वृद्धि शहरीकरण का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 92 है, कृषि किस प्रकार का व्यवसाय है? सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक व्यवसाय है कृषि, याद रखना। क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक व्यवसाय उन्हें कहते हैं जो आर्थिक गतिविधियां सीधे प्राकृतिक संसाधनों जैसे मिट्टी जल की दोहन पर निर्भर होती है, उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। इसी प्रकार कृषि भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 93 है, मत्स्य पालन किस आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है? तो यह भी प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत आता है क्योंकि यह जल निकायों से सीधे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 94 है, विश्व का प्रमुख धान उत्पादक देश कौन है? सही आंसर हो जाएगा चाइना विश्व का प्रमुख धान उत्पादक देश है। असम, मेघालय, अरुणाचल और मिजोरम के पहाड़ी आदिवासियों द्वारा में एक गलत क्वेश्चन है, हाँ, तो सही आंसर चीन हो जाएगा इसका हमारा। क्वेश्चन नंबर 95 दिया हुआ है, झूम कृषि मुख्यतः भारत के किस भाग में की जाती है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व भारत में की जाती है और मुख्य रूप से अरुणाचल और मिजोरम की पहाड़ियों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 96 दिया हुआ है, सांस्कृतिक विसरण क्या है? सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विसरण संस्कृति का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसार सांस्कृतिक विसरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 97 दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा? ये दोबारा रिपीट हो गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 49 या 50 में बताया था। क्वेश्चन नंबर 98 है, एस्किमो जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? सही आंसर हो जाएगा शिकार एवं मत्स्य पालन एस्किमो जनजाति का प्रमुख व्यवसाय है। क्वेश्चन नंबर 99 है, थारू जनजाति मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है? सही आंसर हो जाएगा उप हिमालयी तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 100 दिया हुआ हमारा, मानव निवासी योग पृथ्वी के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा
जीवमंडल कहा जाता है। और हमें इस जीवमंडल, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल, इन चारों मंडल को बचाकर रखना ये हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।